नमस्ते साथियों, थोड़ा लेट हो गई और लाइट भी चली गई यहाँ पर, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जन सुलभ पुस्तकालय नमस्कार, अर्पण जी नमस्कार, मीना जी नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सबका। रेखा जी नमस्कार। लाइट चली गई थी यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आप सभी को नमस्कार, सभी का अभिनंदन। अब मैं ज़्यादा समय खराब न करते हुए कहानी पाठ शुरू करती हूँ। ये कहानी परिकथा में आई, अभी आई है मार्च अप्रैल में। मेरी आवाज आ रही है अब तक? कोई बताएगा मुझे आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है जी? कहानी का नाम है लैंडस्लाइड। गौरी का देहरी से बाहर निकलना हुआ ही था कि चट्टान की तरह बीच में आ गया अवरोध। पहचाना फूफू जी? जरा भी खिसकना उसने मुनासिब न समझा। अंगद पांव जमाए खड़ा रहा कमबख्त। ऐसे क्या देख रही फूफू जी, मैं कल्लू। गौरी ने कलाई घड़ी देखी, सिर्फ 30 मिनट। 10:30 बजे नहीं पहुंची तो सबकी आंखों की किरकिरी हो जाएगी। कई मर्तबा उसे देर से आने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी थी, पर हर बार उसे माफ़ कर ही दिया जाएगा, इसकी गारंटी थोड़ी ही है। उसकी ज़िंदगी में ही इस कदर अवरोध क्यों? जब भी आगे बढ़ने को होती, बीच सड़क में लैंडस्लाइड। उसने ऑटो रिक्शा मंगवा लिया था। अगर वह 10 मिनट में होटल हिम पैलेस के पास नहीं पहुंची तो? वह एक टक गौरी की आंखों में देख रहा था। कलम सिंह हूँ, बचपन में आप मुझे कल्लू कलवा कहती थी ना। उसे गौरी की पेशानी पर चिंता की सिलवटें देख कर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत प्यासा हूँ फूफू जी, देखो तो गर्मी से पसीना की छप छप हो रही है। वो हंसा। उसके तवे से काले चेहरे पर उजली मुस्कान उभरी, सफ़ेद दंत पंक्ति चमकी। एक पल को गौरी तनाव भूल गई और पीछे मुड़कर फिर से पानी की बोतल लाकर उसे थमा दी बेआवाज। उसका प्यास से हलकान गला पूरी बोतल एक सांस में गटक गया। चाचा घर में नहीं है? मामूली सा फिजूल सवाल करके वह बरामदे में बिछी कुर्सी पर धम से बैठ गया, जबकि उसे पता था कि पुरोहित जी इस समय ऑफिस में होंगे। फिर भी गौरी को उलझाने की उसकी मूर्खता पूर्ण चेष्टा। गौरी को किसी भी हालत में राजपुर रोड के होटल अजंता में, जहां उसकी संस्था बुरांस और कुछ बाहर की संस्थाओं के पदाधिकारियों की मीटिंग में पहुंचना था। अब गौरी को बोलना ही पड़ा। फिर कलाई घड़ी पर नज़र डालते हुए उसने शून्य में देखा। कल्लू, अभी तो सुमन नगर चला जा। वह चिहुका
तो पहचान ही लिया अपने भतीजे को आपने, कहीं दूर जा रही है क्या? गौरी ने उसकी तरफ देखे बिना गर्दन हिलाई। उसकी आंखों की याचना वह मन ही मन टालने का संकल्प करती रही और भीतर का एक कोना पिघलते रहने के बावजूद फुर्ती से ताला लगाकर निकल पड़ी थी। नमस्कार शैलेंद्र जी। अंधेरा घिर जाने पर वह थकी क्लांत घर पहुंची तो कल्लू पुरोहित जी के साथ चाय पीते हुए गपबाजी करते हुए हंस रहा था। दोनों किसी तीसरे की मनोस्थिति की चीरफाड़ करते हुए शब्दों का उत्सव मना रहे थे। छोटी मेज पर नमकीन मठरियाँ सजी हुई थी। गौरी को देखकर पुरोहित जी भीतर लपके और चिढ़ कर बोले, सुन गौरी, तो जल्दी से भात चढ़ाकर मसाला पीसकर आटा गूंथ ले, मैं मछली लेकर आता हूँ। गौरी चुपचाप गुसलखाने में बंद हो गई। उसने शावर खोला और देर तक नहाती रही। आज भी उसे सुनना पड़ा था। बमुश्किल बाहर की संस्थाओं को उसने अपने जंगल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा था, वरना पहाड़ में बरसात के दिनों लैंडस्लाइड के चलते कोई काम करने को तैयार नहीं था। भाई, जंगल तो मैदानों में भी कट कट कर खाली हो चुके हैं। उनका तकिया कलाम होता। हाँ अपने तो बस का नहीं है पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना, नींव के अजय मिश्रा बोले थे, पर फिर गौरी के बुझते चेहरे को देखकर तैयार हो गए थे। जाड़ों के दिन थे। अभी अभी उसने बुरांस की हरितिमा की नींव में ईंटों की पहली खेप रखी थी। शाम के धुंधलके में पुरोहित जी के साथ एक साये को टहलते पाया था। गौरी को देखकर पुरोहित जी आज की तरह लपके थे। इतनी देर कहाँ थी मैडम? कलम सिंह कब से राह देख रहा था। बहुत भूखा है बेचारा, जल्दी से नाश्ता बना दो। इस आदेश को अनसुना कर उसने कपड़े बदलकर चाय चढ़ा दी और आंच कम करके वह रजिस्टर में हिसाब लिखने लगी थी। चाय पीने का उसका भी मन था। उसने रेडियो चला दिया था। तलत महमूद की दर्द भरी आवाज़ गूंजने लगी थी, ऐ गमे दिल कहीं और चल और चल और चल। इस दर्द भरे गीत में वह भूल गई थी चाय का पानी खौलकर जल चुका था। पुरोहित जी जले हुए की गंध सूंघकर भीतर आए। उन्होंने भगोने को जोर से बेसिन में ला पटका और दहाड़ मारी, फूहड़ औरत, देख अपनी करतूत। वे उसके कलम पकड़े हाथ को खींचकर रसोई में ले गए। देख, उन्होंने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि कल्लू बीच में आ गया। मारो मत चाचा जी, फूफू फिर बना लेगी चाय। गौरी की आंखों में धुआं भर गया था। गौरी की आंखों में धुआं भर गया था। कल्लू जो उसके घर में उसके भाइयों की उतरन पहनकर अपनी नंगाई ढकता रहा था, जिसके परिवार के सब लोग उसके परिवार और गांव के टुकड़ों पर पलते थे, उसके सामने जैसे उसके कपड़े उतार दिए थे पुरोहित जी ने। गौरी को आग और धुएं के बीच जलता छोड़ वे बाहर निकल गए। कल्लू गौरी को ताकता रहा था। कोई बात नहीं फूफू जी, आराम से बन जाएगा, खाने का क्या है। गौरी ने भर आए आंखों के पानी को बमुश्किल भीतर घूंटा और भीतर के खारे समुद्र में अपने वजूद को छपछपाते देख गुसलखाने में घुसी तो पानी की धार के साथ आंखों का सारा खारा पानी धरती को भेज दिया। माँ के शब्द कानों में शीशा घोलने को बढ़े। स्त्री की नियति है पुरुष के हाथों अपमानित होना और वाक बाणों से घायल होना ही लिखा है गौरी। स्त्री धरती की तरह होती है, धैर्यवान और सहनशील, तभी बसता है घर, वरना तो उजड़ ही जाता है। वह सहज होकर रसोई में जा रही थी तो कल्लू की मुस्कान
ड्राइंग रूम से झपट कर आई और उसकी आत्मा को छीलने लगी। इतनी सी बात पर दुखी हो रही फूफू जी? मालिक तो अपनी औरत को कुछ भी कह सकता है, जरूरत पड़ने पर हाथ भी उठा सकता है, मारपीट भी कर सकता है। मैं भी तो हाथ उठा देता हूँ। ही। गौरी के भीतर घमासान चलने के बावजूद भूख भी समांतर चल रही थी। सुबह से वह चाय कॉफी पर ही भूख को थपथपाए दे रही थी। कल्लू की भूख का भी एहसास उसे था। बचपन में कल्लू को वह कभी चुराकर कभी छुपाकर गुड़ रोटी देती थी। कल्लू के परिवार के चाचा दादा आसपास के गांवों में शादी ब्याह मुंडन आदि संस्कारों में ढोल दमाऊं बजाने का कार्य करते थे। एक चाचा दर्जी था, सभी के कपड़े वही सिलता था। खेती के नाम पर अपने गांव में एक छोटी सी सगवाड़ी थी उनकी। जमीन का कोई टुकड़ा उनके पास नहीं था। गांव वालों की दया पर जीने को विवश परिवार स्वावलंबी भी था, तो भी बहुत मामूली धेले रुपये और अनाज पर वे हमेशा आश्रित रहते, जैसे भूख से क्लांत दबे कुचले। छुआछूत इस कदर थी कि कल्लू के बड़े होने पर कोई जानवरों के लिए भी पानी नहीं भरवा सकता था। वे पानी के धारे को छू सकने में भी असमर्थ थे। पर समय परिवर्तनशील होता है। नई सरकार के आने पर अस्पृश्यता मिटाने का आंदोलन चल पड़ा तो सवर्ण थोड़े ढीले पड़े। शहरों के होटलों में साथ साथ खान पान चलता, पर गांव में वे अभी भी अपनी थाली गिलास मिट्टी से मांज मूंज कर चमकाते हुए धूप में सुखाने रखते थे। फिर एक बार गृहिणी बर्तनों को राख से मांज कर शुद्ध करती। गौरी को अजीब लगता कि उसकी माँ जब गौरी को कल्लू को गोद में उठाने को होती तो बुरी तरह फटकार कर गंगा जल से नहलाने पर उतारू होती, तो गौरी समझ ही नहीं पाती कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। गौरी, ए गौरी, कहाँ है भाई? ले चिकन पका ले झटपट। पुरोहित जी ने प्रफुल्लित होकर झोला डाइनिंग टेबल पर रखा। कलम सिंह कहाँ है भाई? कलम सिंह जीने के नीचे की लैट्रिन में बंद था, जो कभी कभार ही धुलती थी। गौरी के चेहरे की रंगत देख उसे अंदर के बाथरूम में जाने का साहस ही नहीं हुआ था। पुरोहित जी ने उसे बाहर से आते देखा। अरे कलम सिंह, बाहर क्यों? अंदर भी तो लैट्रिन है ना। कल्लू ने गर्दन झुका ली। पुरोहित जी फुर्ती से अलमारी में छुपा कर रखी घोड़ा छाप 3X रम की बोतल लेकर आए। जैसे कल्लू को इसकी उम्मीद न हो, उसका तवे से काला चेहरा खिल उठा। पुरोहित जी ने भी जैसे कारों का खजाना पा लिया हो। उनका गोरा गोल चेहरा खिलता गुलाब जैसा हो गया। देखा कल्लू, तुम्हारा ही नाम लिखा था इसमें बेटा, चल शुरू हो जा। कांच के 2 गिलासों पर कत्थई धार उड़ने लगे तो जैसे ततैया ने डंक मार दिया हो। बलबलाते उठे, ए गौरी, गौरी, सलाद काट कर एक आमलेट बना दे फटाफट। वे खोज खाज कर नमकीन भी ले आए और कल्लू के हाथ में गिलास थमाने के बाद अपने गिलास को उसके गिलास से टकराकर चीयर्स बोलते हुए घूंट भरा। फिर याद आया कि गौरी की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही। बेडरूम में गए। गौरी इत्मीनान से चाय पी रही थी। वे गौरी पर बरस पड़े। इतनी जोर से बोला, फिर भी सुनाई नहीं दिया। अरे औरत, घर आया मेहमान भगवान होता है बल। उसकी बेरुखी से घर की बरकत चली जाती है। गौरी बुत बनी रही। पुरोहित जी रसोई में आमलेट बनाने लगे। कल्लू को भी वहीं बुला लिया।
कल्लू रसोई में जाने की हिमाकत कैसे कर सकता था। घूंट घूंट भरते बतियाता रहा। थोड़ी देर में दोनों ने बोतल खाली कर दी। अब ठहाके लग रहे थे। फिर कल्लू के रोने की आवाज़। मेरी फूफू के साथ तुमने अच्छा नहीं किया ठाकुरों। हमारी दिशा नाराज है तो मुझे धरती में गड़ जाना चाहिए ठाकुरों। कल्लू गहरे नशे में पुरोहित जी के पांव पकड़ रहा था। पुरोहित जी ठहाका लगा रहे थे। अबे कल्लू साले, तू कलम सिंह नहीं हो सकता है बे। ठाकुर क्या है बे? देख, तू भी वही, मैं भी वही, हम दोनों साथ पी रहे ना। साले, अब कभी अपनी औकात में आया तो हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दूंगा। कल्लू और जोर से रोने लगा। गौरी बाहर आई तो कल्लू उसके पांव पड़ गया। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे जूते मारो दिशा, मैं साला इसी लायक हूँ। पुरोहित जी ने उसे अलग किया और रसोई में जाकर खुद चिकन बनाने लगे थे। अपनी बीवी को मैं समझता हूँ कल्लू। गौरी तू जा, आराम कर, जा। उन्होंने गौरी पर सरसरी नजर डाली। खाना खाकर तृप्त हुए पुरोहित जी बोले, अब तू बर्तन मांज दे गौरी, और सुन, अपनी माँ की तरह इसके बर्तनों को धूप में मत सुखाना। पुरोहित जी गद्दे उठाकर कल्लू को लेकर बेसमेंट में चले गए थे। बर्तन मांजते हुए गौरी ने संकल्प लिया था कि अब वह कल्लू के लिए अपने घर का दरवाज़ा कभी नहीं खोलेगी। उसे इस बात का दुख हुआ कि मेहरी के होते हुए पुरोहित जी ने कल्लू के बर्तन उससे मंजवा लिए थे। मछलियों की दुर्गंध से घर बास मारने लगा तो गौरी चिंतित हो गई। आज वह खाना नहीं खाएगी, पर भूख तो उसे भी है। उसने बंद दरवाजे के भीतर शीशे से झांका। आज भी वे दोनों पीते हुए बतिया रहे थे, कभी बीच में फुसफुसा भी रहे थे। गौरी को कुछ नहीं सूझा। गौरी को कुछ समझ नहीं आया कि आज गंभीर विमर्श क्यों चल रहा था। गौरी को कुछ समझ नहीं आया कि आज गंभीर विमर्श क्यों चल रहा है। फिर उसने देखा, गिलास खाली कर कल्लू अचानक पुरोहित जी के पांव में झुका। बचा लो ठाकुरों। उसने पुरोहित जी के पांव पकड़ लिए। इस बेटे के लिए दिहाड़ी मजदूरी कर कभी ठाकुरों के पांव पकड़कर किस तरह 12 पास कराया। मास्टर जी के खेत जोतकर, कभी उनकी बकरियां चराकर, कि मैं भी पढ़े लिखे बेटे का बाप ठहरा। घमंड से मेरी छाती 56 इंच की ठहरी, पर उस लड़की के बयान ने आसमान से खाई में पटक दिया मुझको। मैं क्या करूं? वह सुबक सुबक कर रोने लगा। पुरोहित जी घूंट घूंट नशा पीते हुए कभी उसके आंसू टपकते देखते तो कभी दीवार को घूरने लगते, पर एक बार भी उन्होंने अपनी टांगें छुड़ाने की कोशिश नहीं की। प्लेट में कच्ची पनीर के टुकड़े अभी शेष थे। बोतल में घोड़ा छाप पौवा भर शेष थी। वह घूंट भरते रहे, पनीर टूंगते रहे। काफी देर तक पांव दबाते, आंसू बहाते कल्लू का स्याह चेहरा, जिस पर पुरोहित जी को हवाइयाँ उड़ती दिखी। अचानक वे धीरे से बोले, कल्लू रे, सच बताना भतीजे, तेरे बेटे ने लड़की के साथ कुछ किया? उन्होंने कल्लू की खारी बावड़ी जैसी आंखों में एकटक देखा। कोई लड़की झूठ क्यों बोलेगी रे कलवा? कुछ तो गड़बड़ है भतीजे, चल सच सच बता दे, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कल्लू फिर सुबकने लगा। नहीं ठाकुरों, मेरा बेटा कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो पुरोहित जी गुर्राए। क्या बे? तो क्या नामर्द है तेरा बेटा? कल्लू तमतमा उठा। नहीं ठाकुरों, ऐसा मत बोलो, मैंने आपका नमक खाया है इसलिए। तो जरूर किया होगा कुछ। लड़की झूठ क्यों बोलेगी बे कल्लू? लड़की को अपनी भी बदनामी का डर होता है ना। पुरोहित जी ने उसे जमीन से उठाकर
कुर्सी पर बिठाया और पनीर का आखिरी बचा हुआ टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। एक पैग और बनाओ, इसे मछली के साथ पी जा कल्लू और भूल जा, सब भूल जा। पुरोहित जी ने एक पैग बनाकर उसको थमाया। कल्लू फिर उठकर पुरोहित जी के पाँव के पास बैठकर पाँव दबाने को हुआ। मेरा विश्वास करो ठाकुरों, मेरे बेटे ने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था। पुरोहित जी ने झटक कर पाँव छुड़ा लिए। अबे तो करना चाहिए था ना। वे लड़खड़ाते हुए उठे और 4 कदम आगे गए, फिर कुछ सोचते हुए पीछे मुड़े और एक पैग और बनाने लगे। ले बेटा और भूल जा, भूल जा। उन्होंने कल्लू को कांपती उंगलियों के बीच गिलास थमाया। कल्लू पुरोहित जी का नशे से भीगा गोरा चेहरा, जिसके ओंठों के कोरों पर लार सा कुछ मिचमिचा रहा था, ताकने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी जिन शब्दों के फर्श पर गिरने से उसके दिमाग में जलजला उठ रहा है, वे उसके ठाकुरों के मुंह से ही निकले हैं। उन्होंने बोला भी है या उसको भ्रम हुआ है। उसकी कंपकपाती उंगलियों ने गिलास कसकर पकड़ लिया और ठीक इसी पकड़ के बीच आकाश में उड़ती तीर लगी चिड़िया सा लहूलुहान क्षण झप उसकी चेतना में आ गिरा। तीर की तरह देरी से छूटती उसकी खूबसूरत 15 वर्ष की बहन रूपा को उसने अलकनंदा में छलांग लगाने से बचा लिया था। उसके दिमाग की बुझी बत्ती भक्क से जल उठी। इस समय पुरोहित जी के गांव के दबंग उमेश की गर्दन उसके हाथ में होती तो माँ कसम वह दबा देता। रूपा शाम के समय उसके गोठ में गोबर साफ कर सूखी पत्तियां बिछा रही थी। ऊपर दमोले में फौज से निष्कासित हुआ उमेश शराब पी रहा था। बहन उसके घर में पगार पर काम करती थी। गरीबी जो न कराए, वह अकेले रहता था। पत्नी उसको छोड़ चुकी थी और माता पिता ऋषिकेश रहते थे। उसका घर भी गांव के दूसरे छोर पर था। फड़फड़ाती रह गई बहन। निचुड़ी देह, बिखरे बाल, फटे कपड़े, धुआं धुआं आंखें लिए देरी पर खड़ी होकर सिसक सिसक कर बताया था उसने। उनके घर से अलकनंदा सिर्फ 1 मील नीचे थी। जरा भी देर होती खो देता वह बहन को। उसके आंसू छलक पड़े। अच्छा, दोबारा से करती हूँ, दोबारा से जुड़। अब देखिए ठीक है। मीना जी बताइए अब ठीक है। उसके आंसू छलक पड़े। कितना बेबस था वह। उमेश को सबक सिखाने के लिए वह कितने जतन करता रहा था। कभी दरांती पैनी करता, कभी डंडा उठाता, कभी तीर धनुष बनाता,
कभी बड़ा पत्थर उठाता, पर हर बार उमेश को सबक सिखाने के लिए वह कितने जतन करता। कभी डंडा उठाता, कभी तीर धनुष बनाता, कभी बड़ा पत्थर उठाता, पर हर बार उसकी रीढ़ में जाने कौन बर्फ की सिल्ली रख जाता और वह सीधा खड़ा होने की बजाय झुकता ही चला गया। उसे पुरोहित जी पर अपार श्रद्धा होने लगी। पुरोहित जी उसकी जब जरूरत हो भरपूर मदद करते थे। जब से उसका बेटा हवालात में बंद हुआ, उसे उनका ही एकमात्र सहारा था। तो आज पुरोहित जी ने नशे में जो कहा, उसे सुनकर वह जैसे घाटी से चोटी पर पहुंच गया। गौरी से रहा न गया। देह मन की बार बार प्रताड़ना के दृश्य उसे चुनौती देने लगे। वह तीर सी सनसनाती देहरी से बाहर निकली तो कल्लू की नज़र पड़ गई। ओ दिशा, दिशा, कहाँ जा रही हो? मेरी फूफू जी चली गई ठाकुरों, उसे रोक लो, रोक लो उसे, वह चीत्कार करते हुए लपका। गौरी अंधेरे में गायब हो चुकी थी। कल्लू बदहवास पुरोहित जी के कंधे पकड़कर धक्का मारने लगा। फूफू चली गई ठाकुरों, चली गई मेरी फूफू। वह भरभरा कर रोने लगा। पुरोहित जी उसे थपकने लगे। चुप हो जा कल्लू, आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। कहाँ जा सकती है बेचारी औरत। थोड़ी ही देर में गौरी इंस्पेक्टर के साथ भीतर आई तो पुरोहित जी को नशे में भी करंट लगा। वे विस्फारित आंखों से कभी इंस्पेक्टर और कभी गौरी को देखने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह उनकी ही पत्नी है। कहानी समाप्त हुई। मित्रों, आज थोड़ा सा गड़बड़ था। पहले तो लाइट चली गई और वैसे भी आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत उदास हूँ। कई लोगों की मरने की खबर सुनाई दे रही है, तो कुछ मन भी ठीक नहीं था और फिर लाइट ने सब गड़बड़ कर दिया। समझ आ गई ठीक से? बीच बीच में थोड़ा व्यवधान होता रहा, क्या करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, पर मन बहुत उदास है, बहुत उदास। बहुत बुरी खबरें सुनाई दे रही हैं। हम सब बेहद ही उदास हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सब स्वस्थ रहें, सब ठीक ठाक हो। जी मीना जी, जी मेरी भी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, पर मैंने कहा चलिए अब इस उदास समय में थोड़ा सा दिल लगा रहता है कहानी पढ़ के भी।
वो पहाड़ में ना ठाकुरों मतलब इज्जत देने के लिए जो दलित लोग होते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं ठाकुरों, और जो उनकी जो जो गांव की लड़कियां होती हैं उनको दिशा कहते हैं, दिशा। और बड़ों को, पुरुषों को ठाकुरों और लड़कियों को दिशा। हर जगह की कोई न कोई अपनी अलग भाषा होती है, अलग संबोधन होते हैं मीना जी, इसलिए पहाड़ में ऐसा होता है। मीरा जी नमस्ते। अरे अब दिखाई दी। मेरी भी तबीयत कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं है मीना जी। पता नहीं, मुझे तो शंका हो रही थी कि कोरोना ना हो कहीं पर। मैंने काढ़ा पिया खूब। आप सब लोग स्वस्थ रहें, जो जहाँ है वही स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखिएगा सब लोग। जी मीरा जी, पहाड़ में भी ऐसा ही है। देहरादून में भी खूब कोरोना फैल रहा है। हम तो घर में बंद हैं, कहीं जा नहीं सकते। मीनाक्षी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सब लोग स्वस्थ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर कहीं होगा तो सब मित्रों को स्वस्थ रखें। जी अर्पण जी, आपका बहुत बहुत आभार। बंद करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा कुछ लोग अभी आ रहे हैं। जी मैं भेज दूंगी आपको, आपका मेल होगा मेरे पास, भेज दूंगी। परिकथा मिले तो उधर परिकथा में आती है। अगर पुणे में परिकथा मिले। नमस्ते वंदना जी, कैसी हैं? कोरोना ने सबको डरा रखा है, इसलिए कुछ काम नहीं हो पा रहे। आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार। और अर्पण जी को नमस्कार, अर्पण जी का आभार कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आप सब स्वस्थ रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब जो जहाँ भी है स्वस्थ रहे और एहतियात बरते। ठीक हो जाएगा, ये दिन भी चले जाएंगे। अभी तो बहुत निराशा हो रही है, लेकिन ईश्वर चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा अपना। जी बहुत बहुत आभार सबका। विदा लेती हूँ।